हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे वो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के बारे में। ठीक है, फिर आर्टिकल 16, 17, 18 जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अब ये स्टेट क्या है? स्टेट को डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and legislature of each of the states, any other local authority within India or under the control of the government of India। क्या पार्लियामेंट एक स्टेट है? लोकसभा राज्यसभा क्या स्टेट के डेफिनेशन में आएगा? हाँ। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। या कोई ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले लो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ले लो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ले लो, ये सब भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। कल को आप जाके IAS IPS ऑफिसर बनोगे, देन यू विल ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। या कोई ऐसी कंपनी वेयर गवर्नमेंट इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, तो ये सब जो है स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, स्टेट क्या है आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। यहाँ पे एनी पर्सन कहा गया है, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे दो फ्रेजेस यूज किए गए हैं, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब दोनों का मतलब अलग है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया ने अडॉप्ट किया ब्रिटेन से, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इंडिया ने अडॉप्ट किया अमेरिका से और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे, ये हम लोग आगे समझेंगे। तो अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेडी ऑफ द लॉ होती है वो ब्लाइंड फोल्डेड होती है, आंखों में पट्टी होती है। अब वो क्या कन्वे करना चाह रही है? वो ये नहीं कन्वे करना चाह रही है कि वो देख नहीं सकती, वो ये कन्वे करना चाह रही है कि शी विल ट्रीट एवरीवन इक्वली, everyone will be treated equally in the eyes of law irrespective of their status or position। इससे लेना देना नहीं है कि आप अमीर हो या गरीब हो। मान लो कोई अमीर ने मर्डर किया या कोई गरीब ने मर्डर किया, दे बोथ विल बी बुक्ड अंडर द सेम सेक्शन 302 ऑफ IPC। ठीक है, कोई अमीर ने रेप किया या कोई गरीब ने रेप किया, दे बोथ विल बी बुक्ड अंडर द सेम सेक्शन 376 ऑफ IPC। कोई मान लो कोई लड़की ने कुछ क्राइम किया या लड़के ने क्राइम किया, एक ही लॉ अप्लाई होगा दोनों पे। मतलब लॉ जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा बेस्ड ऑन स्टेटस और पोजीशन। आप किस जेंडर से बिलोंग करते हो या आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आप अमीर हो या गरीब हो, इस बेसिस पे लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। लॉ विल ट्रीट एवरीवन इक्वली। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट। किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ये होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है ये दिया था एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने जिनका नाम है A.V. डाइसी। अब A.V. डाइसी ने इस कॉन्सेप्ट को दिया और इंडिया ने ब्रिटेन से अडॉप्ट कर लिया। A.V. डाइसी ने इस कॉन्सेप्ट के रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट्स बताया है जो अभी हम लोग समझेंगे। तो वो 3 कंपोनेंट्स क्या है देखते हैं। क्या कंपोनेंट्स है रूल ऑफ लॉ के? सबसे पहला, नो पर्सन शैल बी मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। यानी कि अगर मैं कोई लॉ वायलेट करूंगी तभी तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, तभी मेरे पर्सनल लिबर्टी को छीन सकती है, देन ओनली आई कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स। सो आई कैन नॉट बी मेड टू सफर इन बॉडी अनलेस एंड अंटिल आई हैव वायलेटेड अ लॉ। ओनली इफ आई हैव वायलेटेड अ लॉ देन ओनली पुलिस कैन पुट मी बिहाइंड द बार्स। ठीक है, लेकिन पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में तो जो किंग की मर्जी है वही चलती थी, किसी को भी बंदी बना लिया, किसी को भी कैदी बना लिया। क्या अब ऐसा हुआ जा सकता है? क्या अब ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अब हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट आ गया है रूल ऑफ लॉ का। नो पर्सन कैन बी मेड टू सफर इन बॉडी एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। सो ओनली इफ आई हैव वायलेटेड अ लॉ देन ओनली आई कैन बी मेड टू सफर इन बॉडी, दैट मीन्स देन ओनली आई कैन बी पुट बिहाइंड द बार। दूसरा कंपोनेंट, अ पर्सन कैन सू और बी सूड। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी किसी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गरीब जो है अमीर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता या कोई सिख जो है वो क्रिश्चियन के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस और पोजीशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, एनीवन कैन फाइल केस अगेंस्ट एनीबडी। ये है दूसरा कंपोनेंट। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। अब वहाँ पे ब्रिटेन
में तो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इन इंडिया। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ब्रिटेन से इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसीलिए वहाँ पे कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हम लोगों ने समझ लिए। अब कुछ एक्सेप्शंस है इस रूल ऑफ लॉ के, वो हम लोगों ने देख लेते हैं। ठीक है, क्या एक्सेप्शंस है? सबसे पहला, प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ विद रिगार्ड टू द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शन। सबसे पहला एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? देखो, ये रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कह रहा है? कि एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ, ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे ये जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहला एक्सेप्शन, प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ विद रिगार्ड टू डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शन। यानी कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी वो काम कर रहे हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। सपोज प्रेसिडेंट ने अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, तो क्या प्रेसिडेंट को कोर्ट को बताना पड़ेगा कि क्यों मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया? नहीं बताना पड़ेगा। ये सबसे पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, नो क्रिमिनल एक्शन व्हाटसोएवर कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज लॉन्ग एज दे रिमेन इन द ऑफिस। यानी कि मान लो अगर गवर्नर ने, कोई स्टेट के गवर्नर ने मान लो कोई क्राइम कर दिया, मान लो कोई लड़की का रेप कर दिया, तो क्या उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है? क्या उसको जेल में डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। क्यों? क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन है टू द रूल ऑफ लॉ। हाँ, अगर उसका टर्म खत्म हो गया या उसको रिमूव कर दिया गया उसके ऑफिस से, तब उसको जो है जेल में डाला जा सकता है, तब उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तब उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन जब तक वो ऑफिस में है, वो जो भी क्राइम करे उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया नहीं जा सकता। देखो, नो क्रिमिनल एक्शन व्हाटसोएवर कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज लॉन्ग एज दे रिमेन इन द ऑफिस। जब तक वो ऑफिस में है, दे कैन नॉट बी पुट बिहाइंड द बार्स, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म और इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, देन ओनली क्रिमिनल एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। ये है दूसरा एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन, सिविल। अब यहाँ पे देखो, जस्ट अ मिनट, तो क्या सिविल केस इनिशिएट किया जा सकता है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर? मान लो गवर्नर ने किसी से उधारी पे पैसा लिया, तो क्या उसके खिलाफ जो है सिविल केस इनिशिएट किया जा सकता है? हाँ, इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन 2 months एडवांस नोटिस हैज़ टू बी गिवन टू द गवर्नर और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये है कुछ एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ, टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में तो हम लोगों ने देखा कि एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। आपने मर्डर किया, मैंने मर्डर किया, वी बोथ विल बी बुक्ड अंडर द सेम सेक्शन 302 ऑफ IPC। मान लो अगर कोई बच्चे से अगर गोली चल गई और मर्डर हो गया, ठीक है, मान लो कोई बच्चे से और कोई एडल्ट से, तो क्या दोनों पे सेम लॉ अप्लाई होगा? क्या ये जस्टिस है? ये जस्टिस तो नहीं है। इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन करना ज़रूरी है, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे कि 2012 दिसंबर, आप लोगों को पता है निर्भया गैंग रेप केस हुआ था, उसमें से जो एक्यूज था वो जुवेनाइल था। एक एक्यूज जो था जुवेनाइल, यानी कि पर्सन हु इज़ लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो जुवेनाइल के पे दूसरा लॉ अप्लाई होता है। उस टाइम पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल था? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000। ये लॉ कहता है एनी पर्सन हु इज़ लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हु इज़ अ जुवेनाइल, if he or she commits a crime, the maximum punishment that can be given to a juvenile is 3 years। 3 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट उसको नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब ही और शी कैन नॉट बी ट्राइड एज एन एडल्ट। फिर उसको जो रेगुलर जेल है उसमें भी नहीं रखा जा सकता, उसको रिफॉर्म जेल में रखना पड़ेगा। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है भाई, उसने भी रेप किया, जुवेनाइल ने भी रेप किया, और बाकी जो लोग थे उन्होंने भी रेप किया, लेकिन जुवेनाइल पे सेम लॉ अप्लाई नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो 18 साल से कम है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना ज़रूरी है। सो इसको कहा जाता है कि पीपल इन सिमिलर सिचुएशन शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली, बट पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन शुड नॉट बी ट्रीटेड सिमिलरली। ठीक है, उसका एज कम था, 18 साल से कम था, तो उस पर सेम लॉ अप्लाई किया नहीं जा सकता। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, या फिर हम लोग इसको अफर्मेटिव एक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करो. लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक. दैट मीन्स पीपल इन सिमिलर सिचुएशन शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली, बट पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन शुड नॉट बी ट्रीटेड सिमिलरली. जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000. आप देखते होंगे बहुत सारे लॉज जो है गवर्नमेंट बनाती है विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए. गवर्नमेंट जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है फॉर SC ST, ठीक है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो ये गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर रही है. ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है. लेकिन ये क्यों कर रही है? ये कर रही है ताकि जस्टिस सर्व हो, न्याय सर्व हो, इसीलिए गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है. इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ये भी हमारी कंट्री में अलाउड है. कैसे? थ्रू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हम लोगों को बताता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में अलाउड है. चलो, ये हम लोगों ने समझा आर्टिकल 14. अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 15 के बारे में. अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ race, religion, caste, sex or place of birth. State shall not discriminate against any citizen. That means this fundamental right, Article 15, is available only to the citizens of India. दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 15 कहने की कोशिश कर रहा है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. आर्टिकल 12 में हम लोगों ने समझा था कि स्टेट क्या होता है. मान लो मैं UPSC एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, लेकिन UPSC ने मुझे अलाउ नहीं किया टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. मैं क्या करूँगी? मैं एक पिटिशन फाइल करूँगी बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट, और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट, UPSC ने मुझे अलाउ नहीं किया टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू सिख रिलीजन. That means it is a clear violation of Article 15. They are discriminating against me on the basis of religion. क्योंकि मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया एग्ज़ाम देने के लिए. तो अब सुप्रीम कोर्ट UPSC से पूछेगी कि क्या आपने ऐसे किया? UPSC कहेगी कि हाँ, हमने आशी को यानी कि मुझे अलाउ नहीं किया एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो सिख रिलीजन से बिलोंग करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. UPSC नोटिफिकेशन क्या कहता है? इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन यू शुड बी अ ग्रेजुएट, यू शुड हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज. लेकिन आशी ना ही ग्रेजुएट है, ना ही मान लो वो 21 साल उसका पूरा हुआ है, लेकिन वो अपीयर करना चाहती है फॉर द एग्जामिनेशन, बट शी इज़ नॉट क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. इस ग्राउंड्स पे हमने डिस्क्रिमिनेट किया है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 क्या कहता है? स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. यहाँ पे UPSC डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हैं, UPSC मुझे अलाउ नहीं कर रहा है टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, बट इस बेसिस पे नहीं क्योंकि मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, इस बेसिस पे बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, ये है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1. अब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 समझते हैं. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, sex or place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regards to access to shop, public restaurant, hotels, places of public entertainment or the use of wells, tanks, bathing guards, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. अब इसका मतलब क्या है? देखो, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कह रहा है नो सिटीजन शैल, और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 कह रहा है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. यानी कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सिर्फ स्टेट को ही नहीं बल्कि सिटीजन को भी कह रहा है नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस. तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कह रहा है नो सिटीजन शैल, और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में क्या था? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. यानी कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 सिर्फ स्टेट को ही नहीं बल्कि सिटीजन को भी कह रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. किन सिचुएशन में? अगर कोई सिटीजन वांट टू एक्सेस शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स और प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो मुझे कोई पब्लिक रेस्टोरेंट में खाना खाना है या मुझे कोई पब्लिक वेल यूज़ करना है. मुझे जो है स्टेट या कोई इंडिविजुअल अलाउ नहीं कर रहा है टू यूज़ पब्लिक वेल और टू ईट इन अ पब्लिक रेस्टोरेंट. क्यों? क्योंकि मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करती हूँ. या मान लो कोई मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी है, अगर उसको कोई पब्लिक वेल यूज़ करना है, उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ही बिलोंग टू दलित कम्युनिटी. दैट मीन्स इट इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2. जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ हुआ था. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी. वो जिस स्कूल में पढ़ते थे
उस स्कूल में जो वेल था विच वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर द यूज़ ऑफ दलित कम्युनिटी। 2 वेल था, एक मतलब 2 कुआं था, एक कुआं जो कि दलित कम्युनिटी के मेंबर यूज़ कर सकते थे, उससे पानी पी सकते थे, और एक कुआं जिससे बाकी मेंबर्स पानी पी सकते थे। ठीक है, तो जो कुएं से, जो वेल से मेंबर्स ऑफ दलित कम्युनिटी पानी पीते थे, वो कुआं बहुत दिन तक सूख गया था। तो बहुत दिन तक वो पानी ही नहीं पी पाए। क्यों? क्योंकि दूसरा कुआं उनको यूज़ करना अलाउड नहीं था। सो इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। अब ये हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है। ठीक है, और जैसे कि सपोज और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक पब्लिक वेल है। ठीक है, अगर मुझे वो पब्लिक वेल को यूज़ करना है, लेकिन स्टेट या कोई इंडिविजुअल मुझे वो पब्लिक वेल यूज़ करने नहीं दे रहा है। क्यों? मान लो अगर मुझे कोविड है, अगर उस वजह से मुझे पब्लिक वेल यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 को वायलेट कर रहा है? नहीं, ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 को वायलेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, यहाँ पे मुझे पब्लिक वेल यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं कोविड से सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकती हूँ, उसलिए मुझे यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि आई बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन और कास्ट, इसलिए नहीं। तो इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कह रहा है इफ़ यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब ये जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 है, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15। कैसे? क्योंकि आर्टिकल 15 कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पे तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में तो कहा जा रहा है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये कैसे अलाउड है? ये इसलिए अलाउड है क्योंकि हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। जैसे हम लोगों ने समझा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। स्टेट कैन टेक अफर्मेटिव एक्शन सो दैट जस्टिस इज सर्व्ड। देखो, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। पीपल इन सिमिलर सिचुएशन शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली, बट पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन शुड नॉट बी ट्रीटेड सिमिलरली। अगर स्टेट चाहता है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, अगर स्टेट चाहता है कि वुमेन के लिए कुछ हम स्पेशल स्कीम्स लेके आए, चिल्ड्रन के लिए हम स्पेशल स्कीम्स लेके आए, वुमेन को हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करें, तो वो स्टेट कर सकता है। स्टेट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये न्याय के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट कर सकता है अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के बारे में, लेकिन इससे पहले हमें एक केस देखना होगा। उस केस का नाम है चंपकम दोरायराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। अब इस केस के दौरान क्या हुआ था, देखो। तो चंपकम दोरायराजन केस के दौरान क्या हुआ था, चंपकम दोरायराजन वॉज अ ब्राह्मण गर्ल फ्रॉम द स्टेट ऑफ मद्रास। उनको एडमिशन चाहिए था इन वन ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन मद्रास, बट उनको एडमिशन नहीं मिला। सफिशिएंट मार्क्स स्कोर करने के बाद भी उनको एडमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार उस कॉलेज में और भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई थी फॉर SC/ST कम्युनिटी। ठीक है, तो अब चंपकम दोरायराजन ने सोचा कि मेरा आर्टिकल 15 वायलेट हो रहा है। चंपकम दोरायराजन ने एक पिटिशन फाइल किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 15 विच टॉक्स अबाउट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पे तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तो उस टाइम पे अलाउड नहीं था। ठीक है, आर्टिकल 16 भी वायलेट हो रहा है विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात तो ठीक है, ये ऐसे कैसे कर सकता है स्टेट, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो अलाउड नहीं है। आर्टिकल 15 तो कह रहा है कि आप कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट ऑफ मद्रास ने कहा कि हमारे पास है आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 46 जो कि एक DPSP है, आर्टिकल 46 कहता है कि स्टेट कैन टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ SC/ST। स्टेट कैन टेक स्टेप्स मतलब आर्टिकल 46 कह रहा है कि स्टेट कुछ प्रोविजन, कुछ स्टेप्स ले सकता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST। लेकिन आर्टिकल 15 तो कह रहा है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, आर्टिकल 16 तो कह रहा है स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? तो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 विच इज फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 46 विच इज DPSP। तो स्टेट ऑफ मद्रास ने कहा कि हम तो DPSP के अनुसार जो है फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम रिजर्वेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन फंडामेंटल राइट इसके लिए वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हेनेवर
देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, द फंडामेंटल राइट शैल प्रिवेल। हाँ, स्टेट ऑफ मद्रास ने ये कहा है कि हम आर्टिकल 46 DPSP के अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। DPSP में कहा गया है कि स्टेट कैन टेक स्टेप्स फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फॉर SC/ST हम स्टेप्स ले सकते हैं, हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो कि फंडामेंटल राइट है वो तो वायलेट हो रहा है उस प्रोसेस में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी फंडामेंटल राइट्स और जब भी DPSP में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऑलवेज द फंडामेंटल राइट शैल प्रिवेल। ठीक है, उसके बाद अब जब पता चल गया कि हाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, अब सरकार को पता चल गया कि रिजर्वेशन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो अब फंडामेंटल राइट को ही अमेंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 पास किया गया और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 डाला गया। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 क्या कहता है? नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ऑफ सिटीजन्स और फॉर SC एंड ST। तो इससे पहले रिजर्वेशन अलाउड नहीं था, लेकिन 1950 के बाद थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अब हमारी कंट्री में रिजर्वेशन अलाउड है। ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर SC/ST। ठीक है, चलो तो ये हम लोगों ने पढ़ा 15 सब क्लॉज 4। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 15 सब क्लॉज 4 में ये जो रिजर्वेशन मिलेगा SC/ST को वो सिर्फ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब्स में मिलेगा। यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है। लेकिन फिर बाद में डिमांड आने लगा कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी SC/ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए फिर ऐड किया गया 15 सब क्लॉज 5। ठीक है, अमेंड किया गया फिर से फंडामेंटल राइट को, आर्टिकल 15 को। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 पास किया गया और कहा गया कि अब SC/ST को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। देखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर SC/ST relate to their admission to educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state। तो इससे पहले अलाउड नहीं था, लेकिन आफ्टर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 तो इससे पहले अलाउड नहीं था। आफ्टर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और डाला गया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 और अब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी SC/ST के लिए सीट रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो तो ये हम लोगों ने समझा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को डिटेल में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।